हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सीमा मिश्रा आज आपको हमारी हिंदी की व्याकरण बुक का पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा क्या है? भाषा है एक दूसरे के विचारों को समझाने का माध्यम। जब भी हम एक दूसरे को अपने विचार बोलकर, सुनकर, लिखकर प्रकट करते हैं तो यही भाषा कहलाता है। अब इसकी और जानकारी मैं आपको देती हूँ। भाषा शब्द क्या है? भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ। आप लोग टीवी सीरियल, फिल्म आदि सभी देखते हैं, उसमें भी कलाकार बोलते हैं और हम सुनते हैं, अर्थात हम उनके विचारों को समझते हैं। समाचार पत्र हम डेली पढ़ते हैं, तो उसमें जो समाचार दिए रहते हैं हम उनको पढ़कर समझते हैं। तो यह भी भाषा का ही एक माध्यम है। अतः हम सरल शब्दों में कहें तो अपने विचारों को समझाने का जो माध्यम है वही भाषा है। इसकी व्याकरणिक परिभाषा अगर हम देखना चाहें तो देखिए, जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन ही भाषा है। यह हो गई इसकी व्याकरणिक परिभाषा। अब हम इसके रूपों के बारे में जानते हैं। भाषा क्या होती है यह तो हम जान लिए। अब इसके दो रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा वो रूप है लिखित भाषा। आइए अब हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मौखिक अर्थात अपने मुख के द्वारा ओनली बोलकर अपने विचारों को बताना। हम इस चित्र में भी देख रहे हैं कि एक बच्चा और उसकी माता आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वार्तालाप का उनका माध्यम क्या है? मौखिक है। अर्थात हम कह सकते हैं जब मन के भाव अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब भाषा का दूसरा रूप देखते हैं हम। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जिस प्रकार मौखिक में बोलकर समझाया जाता है, उसी प्रकार लिखित भाषा में लिखकर समझाया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, एक बच्चा लिखकर कुछ बातें अपनी माता को बता रहा है और माता लिखी हुई चीज़ों को पढ़कर समझ जाती है। तो इस प्रकार लिखित भाषा की परिभाषा क्या हुई? जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा आदान प्रदान का उत्तम साधन है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारी मातृभाषा। मातृभाषा से समझ में आपको आ ही जाना चाहिए, मातृ यानी माता, माता की भाषा। आप सभी जानते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे सबसे पहले वह कौन सी भाषा सीखता है? अपने परिवार में बोली जाने वाली भाषा। तो बच्चा अपने माँ से और परिवार के अन्य सदस्यों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से जो भी भाषा ग्रहण करता है, सीखता है, वही कहलाती है मातृभाषा। और जो बच्चे का घर में अलग अलग मातृभाषा होगी, वह बच्चा वही मातृभाषा सीखता है। अर्थात बच्चा पंजाबी सीखता है, मराठी सीखता है, अगर वह तमिल भाषी परिवार है तो वह तमिल भाषा सीखता है। अर्थात बच्चे की अपनी अपनी एक
मातृभाषा होती है। और सरल शब्दों में हम बोलेंगे, माता के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा। अब आगे देखिए, राष्ट्रभाषा। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र प्रयोग करता हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा आप लोग सभी जानते हैं, हिंदी है। एक विशेष बात आपको बता दूं मैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। और इसीलिए आप सभी जानते हैं, हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे देखते हैं, राजभाषा। इसके भी नाम से ही आप आसानी से समझ सकते हैं, जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, भारत में राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। इसका रीज़न क्या है कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, दक्षिण भारतीय राज्य स्पेशली, जहाँ पर हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश को अर्थात अंग्रेजी को ही सारे कार्य करवाए जाते हैं, या सभी कार्यालयी कार्य अंग्रेजी में होते हैं। इसीलिए दक्षिण भारतीय राज्यों में राजभाषा में रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अंग्रेजी को। इसीलिए हमारे भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बोली। बोली क्या है? भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है, अर्थात अपने अपने क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है वही बोली कहलाती है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, आपकी बुक में दिया है राजस्थानी भाषा का। अब राजस्थान के ये अलग अलग क्षेत्र है, जैसे कि बीकानेर, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर। तो यहाँ पर सभी जगह अपने अपने क्षेत्र विशेष की बोली बोली जाती है। तो ये सारी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली चीज़ें कहलाती है बोली। लेकिन ये किससे निकली हुई है? राजस्थानी भाषा से। भाषा और बोली में अंतर होता है। जैसे भाषा का क्षेत्र व्यापक अर्थात बड़ा होता है, और बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा का अपना साहित्य और व्याकरण होता है, लेकिन बोली का साहित्य और व्याकरण नहीं होता। वो सिर्फ कहाँ प्रयोग की जाती है? सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग की जाती है। लोकगीतों में, लोक कथाओं में हम बोली का प्रयोग करते हुए देखते हैं, लेकिन साहित्य के रूप में बोली का प्रयोग नहीं होता। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ये विशेष जो दिया हुआ है, इसमें भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, उन सभी 22 भाषाओं के नाम दिए हुए हैं। तो आप इन सभी 22 भाषाओं के नामों को याद करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिपि। लिपि क्या है? लिपि अर्थात लिखने का एक तरीका। लेकिन आप जैसे कि सभी जानते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर ना रखते तो क्या आज हम हमारे वेद, पुराण, जितनी भी चीज़ें हमको धरोहर के रूप में प्राप्त है, क्या हम उसे पढ़ने में सक्षम होते? नहीं। तो यही कार्य जिस माध्यम से किया गया वह लिपि है, अर्थात अपने भाव और विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, और इसके लिए लिखने के ढंग का विकास हुआ, और यह लिखने का ढंग ही लिपि कहलाया। तो हम लिपि की परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं? देखिए, भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब हर एक भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। आपको चैप्टर
इसमें कुछ भाषा दी जा रही है और उसकी लिपि बताई जा रही है। ये सारी भाषाओं को और उनकी लिपियों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। कुछ उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूँ, जैसे संस्कृत और हिंदी की देवनागरी है, उर्दू की फ़ारसी है, मराठी की देवनागरी है, नेपाली की भी देवनागरी है, लेकिन फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी इनकी लिपि कौन सी है? रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी है और बंगाली की बांग्ला है। तो इन सभी भाषाओं और उनकी लिपियों को याद करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? एक स्टैंडर्ड, किसी भी भाषा का स्टैंडर्ड रूप, अर्थात अशुद्ध रूप को शुद्ध करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी हिंदी निर्देशालय है उसके अनुसार मानक भाषा का निर्धारण होता है और इसमें समय समय पर कुछ चेंजेस होते हैं। आपको अपनी बुक में दिखाई दे रहा है, एक हिंदी का अमानक रूप है और एक मानक रूप है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए और इसको समझिए कि अमानक रूप अर्थात जो अब प्रचलन में नहीं है, मानक रूप अर्थात जो अब प्रचलन में है। इन सब को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी में जो जितने भी सुधार किए गए हैं उन सब से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इनको आपको अपनी बुक से ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सारे पॉइंट बहुत ही इजी है, मैं 2-4 समझा रही हूँ, बाकी आप खुद अपनी बुक से इनको पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, पहला पॉइंट है, विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों में पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे। कैसे? जैसे कि संज्ञा वर्ड होता है रमेश, तो जब उसमें ने विभक्ति लगी तो वो अलग लिखा गया है, लेकिन अगर हम सर्वनाम उस में ने विभक्ति लगाए तो वो मिलकर लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये कुछ नियम हमें बताए जा रहे हैं जो ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। तो ये सारे 14 पॉइंट आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं साहित्य। साहित्य क्या होता है? प्रत्येक भाषा ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है, ये तो आप सभी जानते हैं, और यह ज्ञान का एक कोष है जिसे हमने संचित करके रखा है। युगों से जितनी भी जानकारी हमको प्राप्त की जा रही है हम उसे एकत्र करके रख रहे हैं, अर्थात हमारा एकत्र किया हुआ ज्ञान ही साहित्य है। तो इसी पे हमारी परिभाषा बन सकती है, ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। अब साहित्य के 2 प्रकार होते हैं, एक है गद्य साहित्य और एक है पद्य साहित्य। जैसा कि आप गद्य साहित्य में आपकी पाठ्य पुस्तक जो वसंत है उसमें पढ़ते ही हैं, कुछ चैप्टर कहानी के रहते हैं, कुछ जीवनी के रहते हैं, कोई नाटक के रूप में रहते हैं। तो ये सभी गद्य साहित्य के रूप हैं। और जो हम कविता के रूप में पढ़ते हैं, दोहा के रूप में पढ़ते हैं, छंद, चौपाई, गीत, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पद्य साहित्य के अंतर्गत। तो इस प्रकार साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है और इन रूपों में बांटकर हम अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक में इसका अध्ययन भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना। व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। अगर व्याकरण सही नहीं होगा तो हमारी भाषा का हम शुद्ध रूप न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। अर्थात हमारे भाषा का शुद्ध रूप जो सिखाता है वह क्या है? व्याकरण। तो हम इसकी परिभाषा भी इसी रूप में बोल सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब आगे देखिए, व्याकरण के भी 3 प्रकार हैं। पहला है वर्ण विचार,
दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं? वर्णों के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में। शब्दों में हम क्या पढ़ते हैं? शब्द किस प्रकार बने हैं, उनकी बनावट कैसी है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो शब्दों के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें शब्द विचार के माध्यम से प्राप्त होती है। अब तीसरा क्या है हमारा? वाक्य विचार। वाक्य विचार आप जानते हो, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विग्रह, विराम चिन्ह आदि कई प्रकार से हम वाक्यों को लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सारी वाक्य से संबंधित जितनी भी बातें हैं हम वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। अर्थात वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के माध्यम से ही हम व्याकरण को समझ सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड चैप्टर भी वर्ण विचार है, जिसमें हम व्याकरण के प्रथम भाग के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मेन टॉपिक पॉइंट जो रहते हैं वो इसमें बताए गए हैं। आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक प्रकार से चैप्टर का सारांश समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड सारे अभ्यास प्रश्न मैंने आपको नोट्स के रूप में भेज दिए हैं। आप उसमें से देखकर अपनी बुक में साफ और सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन हैं उनको आप हाईलाइट करके निशान लगा लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर। थैंक्स एवरीवन।